नमस्कार, सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सीधा सौदा ये कार्यक्रम आप मेरे और यतिन के साथ देखेंगे आज। और एक्सपायरी का दिन, बाकी अर्निंग्स बहुत सारी ड्यू हैं, कुछ बड़े नंबर्स पे हमें रिएक्शन देना है जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और साथ ही साथ कुछ छोटी कंपनियों में अगर आप देखें प्राज, देन सीएट और इंडिया मार्ट, और मोस्ट स्पेशली हमें थोड़ा सा आज इंडसइंड बैंक के नेगेटिव फैक्टर को प्ले करना है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर सुबह हरे रंग में नहाया हुआ था, करीब के 20-25 अंक नीचे, अब वो डिसाइसिवली आके बैकफुट पे ट्रेड करता हुआ 48 अंक नीचे। तो ये उलटफेर इस वक्त थोड़ा सा अगर आप देखें एक्सपायरी दिन के दिन आपके लिए थोड़ा सा अगर आप देखें भारीपन लेके आएगा। भारीपन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल का लो महत्वपूर्ण था, वो पुट राइटर्स का जोन था। और दो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे, और जैसे कि मैं हॉर्मोज से बात कर रहा था सुबह, आज बहुत सारे स्टैट्स यूएस में आने हैं, जीडीपी के आंकड़े आने हैं, चाइना के स्टैट्स आने हैं, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, एसएनपी फ्यूचर्स, ये तीनों बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। तो वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी पे। और एक और बात याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण बात है, अब तक के हमारे सफ़र में कल और परसों के रिलायंस एक अकेला ऐसा फैक्टर था जिसने हमें 24,450 तक के दर्शन कराए। अदरवाइज बाकी बाजार में उतनी शार्पनेस नहीं थी। बैंक निफ्टी बैकफुट पे आ रहा था। और यतिन से बातचीत करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। यतिन, मिला जुला सेशन, लेकिन आज एक्सपायरी फैक्टर और ये देखिए गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे स्लिप होता हुआ, वो जियोपॉलिटिकल रिस्क मेरे ख्याल से यतिन हमको टोज पे रखेगा, है ना? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वीरू। और देखिए काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि रिटेल एचएनआई डेस्क पे बिकवाली का माहौल है। हालांकि एफआईडीआई के बाय आंकड़े हैं, लेकिन आपने परफेक्टली येस्टरडे जो सेटअप की बात की कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लियरली एक लीड कर रहा था मार्केट को, और निफ्टी बैंक में आपको थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट आज जो न्यूज़ फ्लोज हैं उसके चलते भी थोड़ी बहुत निफ्टी बैंक में प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन आपने बखूबी कहा कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से येस्टरडे पीएम मोदी का बयान भी आया कि सेना को खुली छूट दी गई है, वो आइडेंटिफाई करें टेररिस्ट के टारगेट्स और अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करें। सरकार किसी भी प्रकार का हर्डल नहीं डालेगी। तो मुझे लगता है जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, वो दिख रहा है कि थोड़ा बहुत एस्केलेशन हो रहा है, जो बाजार को पसंद अभी नहीं आ रहा है। वीरू जी हाँ, कल की बैठक में प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे वो महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा है कि सभी मैं भरोसा रखता हूँ इस सेना पर, और वो उनको अब एक खुले, जिसे कहते हैं ना, हाथ है उनके। अब वो जो करना चाहते हैं वो समय, वो लक्ष्य खुद तय करें और रिएक्ट करें। खैर, हम अपनी टीम्स पे आते हैं और मैं इस टीम की शुरुआत इसी फैक्टर के साथ कर रहा हूँ। और कल इसका, जियोपॉलिटिक्स का और इस तनाव का बड़ा इम्पैक्ट था एक सेक्टर पे, एंड दैट वाज डिफेंस। लुक एट बीएल, ये रेंज हाई पे क्लोज हुआ। सुबह सुबह हमारे पैनल ने स्पॉट भी किया था, बट ये डे हाई पे क्लोज हुआ था। आप जरा इसका ओपन इंटरेस्ट शेयर देखिए, 12 लाख। यानी जो भी इस सेशन में या फिर इस सीरीज में शॉर्ट्स लेके आए थे वो ट्रैप हुए, वो बैकफुट पे थे। देखिए, दो चीजें हैं, बीएल को दो पर्सपेक्टिव से देखिएगा। आइदर अ डिप टुवर्ड्स 314, 315 और माइट बी 314, जहां से कल इसने जर्नी की शुरुआत करी, या फिर 320 के ऊपर। इन दो सर्कमस्टेंसेस में इसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी। कल अच्छा ओआई शेड हुआ, शॉर्ट कवरिंग थी, 320 के बाद बड़ा ब्रेकआउट होगा। और दूसरी बात यह है कि कैपिटल मार्केट्स में थोड़ा सा देखिए रंगत तो लौटी ही है, नो डाउट। ये इश्यूज जो हैं वो हमको यहाँ पे थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं, बट कैपिटल मार्केट्स थीम जो थी वो कल बहुत अच्छा कर रही थी। कल बीएससी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, कल कैम्प्स, कल सीडीएसएल, कल इवन एमसीएक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। तो मेरा दूसरा कैंडिडेट है यतिन, कैम्प्स। इसमें इसने सारे एवरेजेस को रीगेन कर लिया है, सारे एवरेजेस को रीगेन कर लिया है, और अब एक सारे एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए, कल का इसका क्लोज था करीब करीब 4,000 रुपए। मान के चलिए कि 3800 और 3850 इसका नया बेस है। सो इट विल बी अ सेफ कैंडिडेट टू कंसिडर फॉर लॉन्ग स्टिल इट्स मेंटेन 3900, और 4000 के ऊपर उसका एक ब्रेकआउट होगा। तो कैपिटल मार्केट थीम और साथ ही से बीएल, इससे मैं अपनी टीम की शुरुआत कर रहा हूं। यतिन, आपके दो स्टॉक्स। आज मैं कह रहा था कि निफ्टी बैंक प्रेशर में रह सकता है, उसका कारण है कि शायद आज इंडसइंड बैंक आपको प्रेशर में दिखाई दे। ऑब्वियसली न्यूज़ ही ऐसी है। कंपनी के जो सीईओ हैं सुमंत कथपलिया, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये इस समय पे आ रहा है जब कंपनी को लगभग 2000 करोड़ रुपए का
वो आसपास का जो फिगर था उसका नुकसान हो रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि 600 करोड़ का अकाउंटिंग इशू है एमएफआई बिजनेस में, जो रिव्यू हो रहा है अभी ऑडिटर्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है बैंक में गड़बड़ियों का, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, मैनेजमेंट ओवरसाइट का, शायद यहाँ दिक्कत पहले से ही थी, लेकिन कोई एक्सपेक्ट इस तरीके से नहीं कर रहा था कि रेजिग्नेशन हो जाएगा सुमन जी का। इससे शायद एक नीजर का वो रिएक्शन आए। क्योंकि जब तक बैंक के नए सीईओ नियुक्त नहीं होते तब तक अनसर्टनिटी बनी रहती है। और ऑब्वियसली जो कमेटी गठित करेगी इंडसइंड बैंक, वो अपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इनके नाम आरबीआई के सामने रखेगी, आरबीआई फिर एक अपॉइंटमेंट फाइनलाइज करेगी। तो ये पूरे प्रोसेस को टाइम लगेगा, तब तक ये माना जाएगा कि इंडसइंड बैंक हेडलेस बैंक है। तो देखते हैं कैसे स्टॉक आज रिएक्ट करता है। इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, देखिए मिक्स्ड है नंबर्स, और शायद बाजार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ सकती है। इसको भी रेड में लेके चल रहा हूँ। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 3800 करोड़ से थोड़ा बढ़ के 4545 करोड़ रुपए के आसपास आया है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीएज में हल्की फुल्की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली कंपनी ने 1 शेयर पे 4 शेयर बोनस दिए हैं, 1 शेयर पे 2 शेयर का शेयर विभाजन भी होगा, स्टॉक स्प्लिट भी होगा। लेकिन दैट असाइड जो FY26 का आउटलुक बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था मैनेजमेंट से, उस तरीके का आउटलुक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है, किस हिसाब से ट्रेजेक्ट्री गिरेगी FY26 में, वो देखने लायक होगा। ब्रॉडली जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो मिक्स्ड रही, जिसके कारण इस स्टॉक को मैं वीरू रेड में लेके चल रहा हूँ। जी हाँ, ब्रॉडली अगर आप देखें कमेंट्री मिक्स्ड रही, लेकिन नंबर्स कमज़ोर हैं। यतिन ने जो आंकलन पेश किया, बजाज फाइनेंस थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है यहाँ पर, रिएक्ट एक्ट अकॉर्डिंगली। मेरा अगला स्टॉक होगा दिवीज लैब, और ये को टेक्निकल्स पे। और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जरा प्लीज़ आप पहले लिख आइएगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने लोअर ट्रेजेक्ट्री से काफ़ी लंबा सफर तय किया। निफ्टी फार्मा इंडेक्स अब सारे एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट, देखिए सन फार्मा ने मूव दिया, ल्यूपिन ने मूव दिया, लॉरस एट ऑल टाइम हाई। एंड दिवीज लैब की प्लेसमेंट जो है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन स्टैट्स मेरे फेवर में है। 6108 पे क्लोज हुआ, कल का रिवर्सल आया एग्जैक्टली टेंडेमा से। इसने अब तक मतलब 11 अप्रैल के बाद कभी भी टेंडेमा को वायलेट नहीं किया। बार बार टेंडेमा पे आता है, बाइंग आती है। कल डे हाई पे क्लोज हुआ। देखिए अब 6100 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहा ना, तो ये दमखम रखता है, क्योंकि इसमें कल बाइंग हुई है, 57,800 शेयर जुड़े हैं। दमखम रखता है 62, 80, 6300 की ट्रेजेक्ट्री का। तो दिवीज लैब की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए एक अगला जो स्टॉक है मेरा, दैट इज फेडरल बैंक। देखिए नंबर आज आने हैं, मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि बाजार ने भी नंबर से पहले स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। कल पूरा का पूरा बैंकिंग कोलैप्स हुआ, सारा बैंकिंग कोलैप्स हुआ, बट फेडरल बैंक कोलैप्स नहीं हुआ। लुक एट OI एडिशन 30 लाख, दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। फेडरल बैंक में पैटर्न अच्छी हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, OI एडिशंस अच्छा है, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर ये रहा 203 के ऊपर, और थोड़ा सा रूम और दीजिए, स्पेस और दीजिए, 202 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने राउंडिंग बॉटम की डेफिनेशंस को पूरा कर रहा है। इन दैट केस अगर नंबर्स थोड़े से भी अच्छे रहे तो मूव टुवर्ड्स 210, 212 लुक्स पॉसिबल। तो 202, 201 एक बेस, और 210 की पॉसिबिलिटी अगर नंबर्स में थोड़ा सा भी एज रहा तो। ये थे मेरे अगले 2 स्टॉक्स पूरे। बिल्कुल। और मेरे अगले 2 स्टॉक्स PSUs हैं। सबसे पहले SBI के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट खबर येस्टरडे पोस्ट मार्केट आज आई। रिजल्ट्स के साथ SBI शनिवार की बोर्ड बैठक में FPO और राइट्स के जरिए फंड्स जुटाने के बारे में विचार करेगी। ऑब्वियसली कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है काफ़ी एडिक्वेट है, लेकिन अगर फंड रेजिंग की बात, जो मैनेजमेंट अप्रूवल लेने की बात कर रही है, अगर फंड रेजिंग होता है FY26 में, तो ऑब्वियसली बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो लोन ग्रोथ है, इसको एक बहुत बड़ा बूस्टर मिल सकता है। तो ऑब्वियसली ये देखेंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट इस फंड रेजिंग को देखता है। क्या ये एनेबलिंग रेजोल्यूशन है फंड रेजिंग के लिए, QIP के जरिए, राइट्स के जरिए, FPO के जरिए, या बैंक का मैनेजमेंट जो है एक फंड रेज कर सकता है FY26 के अंत में या सेकेंड हाफ में। तो ये देखने लायक होगा। तो SBI ऑब्वियसली रिजल्ट्स के पहले, शनिवार की बोर्ड बैठक के पहले, इसको हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। दूसरा जो PSU स्टॉक जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो है BPCL। काफ़ी शानदार नंबर्स हैं। इनफैक्ट मुनाफा 3214 करोड़ आया 2700 करोड़ के अनुमान के सामने, और एबिटा देखिए 7,500 करोड़ के पार आपको जाता हुआ नजर पड़ा, जबकि एस्टिमेट था
100 करोड़ रुपए के आसपास का। तो काफ़ी शानदार ऑपरेशनल नंबर्स हैं, काफ़ी शानदार मुनाफे की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम एबिटा मार्जिन की भी बात करें तो 7% आए हैं 4.5% के अनुमान के मुकाबले, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस हिसाब से क्रूड तेल में आप एक सॉफ्टनेस देख रहे हैं, फर्म पेट्रोल डीजल प्राइसेस देख रहे हैं, तो शायद ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आपको पूरा लाभ होता हुआ नज़र पड़ा है Q4 में, और शायद वो आने वाले वित्त वर्ष के Q1 में भी आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र पड़े। तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ वीरू। जी हाँ, GMR एयरपोर्ट्स, ये सॉरी BPCL स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेरा अगला स्टॉक है GMR एयरपोर्ट्स। देखिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा अपने लोअर एजेस को, जो कि मैंने डिफाइन किया फेडरल बैंक में भी। GMR एयरपोर्ट्स में कल बहुत ही अव्वल दर्जे की शॉर्ट कवरिंग थी। कल डे हाई पे क्लोज हुआ 89.40, और आप एक चीज़ मान के चलिएगा, आपको चार्ट्स को थोड़ा सा रीड करिएगा, अगर ये 90 के जोन को स्ट्राइक कर जाए तो ये बहुत अच्छा मूव देगा। और अगर ये बैकफुट पे आ रहा है, हमें नहीं कंसिडर करना है इसको इन एनी केस इफ इट स्लिप्स बिलो 87 के नीचे। इसका मतलब ये है आप टेंडेमा को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। 87 के नीचे स्लिप हुआ तो बहुत चांसेस हैं कि जाएगा, रिविजिट करेगा 84 को, फिर वहां से कोई पुल बैक जनरेट करेगा। तो ही केस आइदर 87 और अबव 90। अब 90 क्या है? 90 जरा जाके चार्ट्स पे देखिएगा, 4 अक्टूबर को जब पूरे बाजार का बुरा दौर शुरू हुआ था, इसका भी बुरा दौर शुरू हुआ था। 4 अक्टूबर को इसका 100 डेमा ब्रीच हुआ था, और वो 90 इसको बाइसेक्ट करता है, स्ट्रेंथ अबव 90 और स्केप्टिकल जोन बिलो 90। तो 90 का थ्रेशोल्ड पॉइंट है GMR एयरपोर्ट्स के लिए। और अगला स्टॉक जो मैं रखूंगा GMR एयरपोर्ट्स के बाद वो है हुडको। हालांकि मैंने हुडको चूज किया है, बट मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग केस आज जिस प्रकार से गिफ्ट निफ्टी कोलैप्स कर रहा है नहीं शॉर्ट कवरिंग का। तो ये सर्कमस्टेंशियल व्यू है, याद रखिएगा। ये अगर 228 229 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये शॉर्ट कवरिंग में जाएगा। इन दैट केस 240 239 इज ओपन फॉर हुडको एनी टाइम। बट ये प्योर शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट लिया था मैंने, और अगर ये 225 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कंसिडर करने वाला स्टॉक नहीं होगा। बट चार्टिकली इट लुक्स गुड, सारे एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है। यतिन, मेरे 6 स्टॉक्स शुरुआती पूरे। यतिन, बहुत बढ़िया वीरू। और देखिए जो 5वां और 6वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में, दोनों ही रेड में लेके चल रहा हूँ। C8 नंबर्स कमज़ोर लग रहे हैं। देखिए मुनाफा 109 करोड़ से घट के लगभग 100 करोड़ आया है। एबिटा 390 करोड़ से घट के 388 करोड़ रुपए आया है। और एबिटा मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 13.1% से गिर के अब 11.3% आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी, ऑटो शेयर्स में आप जो सॉफ्टनेस देख रहे हैं, शायद आज ऊपर के लेवल्स पे यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग आए। शायद एक गैप अप भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे आपको थोड़ी बहुत बिकवाली हावी होती हुई नज़र पड़ सकती है। तो C8 एक काउंटर है जहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है ऊपर के लेवल्स पे। नंबर्स काफ़ी ठीक रहे हैं। आपको इनफैक्ट जैसे कि मैंने बताया, प्रॉफिट और एबिटा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं FY25 का एक फेस सेविंग 30 रुपीज़ डिविडेंड जो है वो एक चीज़ है जो एक सिल्वर लाइनिंग है। इसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज़ भी आज प्रेशर में रह सकता है। देखिए किस हिसाब से कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग आधा हो गया है, 92 करोड़ से घट के 40 करोड़ हो गया साल दर साल बेसिस पे। कंसोलिडेटेड आय भी 1000 करोड़ से घट के 860 करोड़ हो गई है। और एबिटा भी अगर हम देखें तो लगभग आधा होता हुआ नजर पड़ा है। 131 करोड़ वाला एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पे 74 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और मार्जिन्स में लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही C8 और प्राज नंबर्स प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं Q4 के। शायद यहाँ ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग लगभग लाजमी हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बचे हुए 4 स्टॉक्स मैं और वीरू आपको बता देंगे। कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने अपने 6 स्टॉक्स स्क्रीन पर रखे। अब आगे के स्टैट्स और स्टॉक्स। मेरा अगला स्टॉक यानी 7वें नंबर का स्टॉक है इन्फोसिस। देखिए हालांकि आईटी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल रहेगा, नैस्डैक फ्यूचर्स बैकफुट पे हैं। यूएस में जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि टैरिफ वॉर काफ़ी धीमी पड़ चुकी है, उसके सारे इम्पैक्ट्स को हम ऑलरेडी प्राइस पे फैक्टर इन कर चुके हैं। बट एक चीज़ है कि निफ्टी आईटी में पॉसिबिलिटी ऑफ 10-20 पॉजिटिव क्रॉसओवर ये बहुत दिनों बाद बन रही है। इन्फोसिस इटसेल्फ पहली बार 20 डिमा के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर रहा है पोस्ट मिड ऑफ फरवरी।
तो इन्फोसिस का सेटअप लुक्स गुड, ग्रेट। 1500 इसके लिए एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा और 1500 के ऊपर ये आपको एक 30-35 रुपए का स्विंग देने का पोटेंशियल रखता है। कल शॉर्ट कवरिंग भी थी स्टॉक में, 2800 शेयर कम हुए थे। तो इन्फोसिस की प्लेसमेंट अच्छी है। और अगला स्टॉक जो कि मैं पिक कर रहा हूँ अपनी टीम में वो है आईटी से ही, और वो है परसिस्टेंट सिस्टम। स्टैट्स वाइज मिड कैप आईटी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट थी वो परसिस्टेंट की थी। मैंने बात करी कि निफ्टी आईटी इज अबाउ 20, मैंने बात की कि इन्फोसिस इज अबाउट 20 पोस्ट फरवरी, बट लुक एट परसिस्टेंट, इसने अपने कल लास्ट ड्यू एवरेज को छुआ 5404 पे, यानी 100 डे में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। याद रखिएगा अगर ये अब सस्टेन कर गया 54, 10, 20 के ऊपर तो ये एक अच्छी ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। इन दैट केस 5750 इज ओपन फॉर यू एनी टाइम। तो परसिस्टेंट की प्लेसमेंट और इन्फोसिस की प्लेसमेंट लुक्स गुड ये दिन। बिल्कुल वीरू, और अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ परसिस्टेंट ने आउट परफॉर्म किया है, और उसी तर्ज पे विशाल मेगा मार्ट ने रिटेल स्पेस में आउट परफॉर्म किया है। आईपीओ के बाद कंपनी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, अभी भी स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से सस्टेन कर रहा है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो देखिए क्या शानदार नंबर्स आए हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 61 करोड़ से बढ़ के लगभग 115 करोड़ रुपए के आसपास आया है। लगभग दुगना प्रॉफिट आपको साल दर साल बेसिस पे दिख रहा है। कंसोलिडेटेड आय में भी आपको लगभग 25% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एब्सोल्यूट एबिटा 250 करोड़ से बढ़ के 357 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और मार्जिन्स में 200 बेसिस पॉइंट्स यानी 2% की उछाल देखने को मिल रही है। तो काफ़ी शानदार नतीजे आपको विशाल मेगा मार्ट के दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हाई डबल डिजिट में आपको एसएसएसजी कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार नंबर्स हैं, और मुझे लगता है ये स्टॉक में काफ़ी दमखम आज देखने को मिलेगा। इंडिया मार्ट, ये Q4 का जो नंबर है वो काफ़ी शानदार है। 100 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 181 करोड़ हो गया है। एबिटा भी अगर हम देखें तो लगभग 50% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कंपनी ने 30 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 20 रुपये का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है। ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट कमेंट्री FY26 के कलेक्शंस के लिए वो थोड़ी स्लो स्टार्ट पे है, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करता हुआ कंपनी का मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एक छोटा गैप अप यहाँ देखने को मिल सकता है। ये देखना होगा कि गैप अप सस्टेन होता है कि नहीं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ इंडिया मार्ट को। तो वीरू, विशाल मेगा मार्ट और इंडिया मार्ट, ये दो काउंटर मेरे 7वें और 8वें नंबर पे। ओके, मेरा अगला स्टॉक है ट्रेंट। याद रखिएगा ट्रेंट कल नंबर्स आए, और मोस्ट स्पेशली देखिए नंबर्स का और प्लेसमेंट का बड़ा सरोकार होता है। अभी भी ट्रेंट इज द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक, जो अभी भी अपने 10 डे 20 डे के नीचे ट्रेड कर रहा था, कल भी कर रहा था, लेकिन कल पोस्ट नंबर से एक वर्टिकल राइज आया, हालांकि अंतिम क्षणों में आया। कल क्लोज था 5391 पे। नंबर्स मेरे को ठीक ठाक लगे, एंड मोस्ट स्पेशली एट दिस प्राइस। इस पर एक मॉर्गन स्टैनले का सुबह सुबह व्यू भी आया है, जिस पर उन्होंने एक ट्रेंट पर टारगेट प्राइस जो है वो ओवरवेट रख के करीब करीब 6359 का रखा है। तो लग रहा है अच्छा है, और याद रखिएगा शॉर्ट कवरिंग इसको 56-60 पे लाकर खड़ा कर सकती है, वहाँ पे 200 डे में है। बेस परसिस्ट करता है इसका। अब याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 5310 वॉलेट नहीं होना चाहिए। ट्रेंड की प्लेसमेंट अच्छी है, और लास्ट स्टॉक लूंगा दैट्स टाटा कंज्यूमर। पूरे एफएमसीजी बास्केट में जो कल कोलैप्स था, और इनफैक्ट पिछले 4-5 सेशन में कोलैप्स था, उसके बावजूद ये अकेला अलॉन्ग विद आई थिंक ब्रिटानिया एंड गोदरेज सीपी स्टॉक जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब अगर गैप डाउन हो और ये अपनी ट्रेजेक्ट्री 1138 विच इज 10 डेमा जिसको ये होल्ड कर रहा है सिंस 7 अप्रैल, अगर होल्ड कर रहा है तो ये रिवर्सल इंट्राडे दे देगा। तो प्लेसमेंट टाटा कंज्यूमर की स्ट्रॉन्ग है अकेले एफएमसीजी में। यतिन, आपके अगले दो स्टॉक्स। बिल्कुल, और ट्रेंड के शेयर पे खास करके नजर रहेगी ब्रोकरेज अपडेट के बाद। दो स्टॉक जो बचे हुए लिस्ट में क्विकली, शैफलर इंडिया, Q1 के इनके नतीजे आए हैं। एबिटा में अच्छा खासा ग्रोथ, मार्जिन में 0.5% का सुधार। तो ये एक स्टॉक है जिसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। कैश का स्टॉक है, ऑब्वियसली बहुत लिक्विड नहीं है, तो ध्यान रख के इसमें ट्रेड कीजिए। और 10वां स्टॉक मेरी जो लिस्ट में है वो है एलेम्बिक फार्मा। इनके एक अहम यूनिट को USFDA की तरफ से EIR मिला है, यानी एक प्लांट क्लियरेंस मिला है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। जल्दी से आपको रैप अप करके देंगे पूरी की पूरी टीम्स। एक छोटा सा ब्रेक। टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के
कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिलाकर आप लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर्स से 55% ज्यादा है। यानी कि सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर की बात की जाए तो network18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रिच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी नेटवर्क 18 न्यूज 18 सबसे आगे रहा। कैटेगरी के 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है न्यूज 18।